सो गाइज वेलकम टू आवर चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। देखिएगा इस जो कंपाउंड पेंडुलम है वो डायनामिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ पर कंपाउंड पेंडुलम को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ ही साथ इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। इस वीडियो लेक्चर में कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है उसको हम जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक, कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक कंपाउंड पेंडुलम के जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे यहाँ पर, उस फार्मूला के हेल्प से हम एक सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है ना, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है वो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फार्मूला होता है वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम जो है सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है। अगर सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है एक फिक्स कुछ जो है एक पॉइंट है जहां पर मैं एक जो है मासलेस स्ट्रिंग जो है फिक्स कर दूंगा, ठीक, और ये हमारे पास एक बॉडी है, ये एक हमारे पास बॉडी है। तो कंपाउंड जो सिंपल पेंडुलम होता है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए ये कहा जाता है कि जो इसका जो मास होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पर कंसंट्रेट रहता है, ठीक है। इसका जो मास होता है, जो सिंपल पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस सिंपल पेंडुलम का जो मास होता है बॉडी का, तो वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट रहता है, समझना। और ये जो स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो आपका क्या है, मासलेस है, मासलेस, ठीक। स्ट्रिंग यहाँ पर मासलेस होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ रखा है कि कोई भी बॉडी है, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करता है, उसका अपना एक मास जरूर होगा। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि ये मासलेस है। जब हम इसको प्रैक्टिकली काउंट करते हैं, ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ऐसे इधर इधर इस टाइप से ऑसिलेट करता है। मैं अगर इसको एक एंगल पर, एक थीटा एंगल बनाते हुए अगर मैं इसको मान लीजिए कि यहाँ तक मैंने छोड़ दिया है ना, एक एंगल मैंने बनाया थीटा और इसको यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। एक बार मैं इसको यहाँ तक लगा दूंगा, फिर ये ऐसे इन जनरली ऑसिलेट करता रहेगा। तो उस कंडीशन में मैं अगर इसका टाइम पीरियड काउंट करूंगा तो उस कंडीशन में जो जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग का मास को काउंट नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकली ये चीज़ बताया जाता है कि ये जो स्ट्रिंग होगा आपका मासलेस होगा, ठीक है। होप कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात आती है कि जो कंपाउंड पेंडुलम होता है वो क्या होता है। कंपाउंड पेंडुलम के लिए ये कहा जाता है, जैसे इसमें हमने क्या देखा है कि मास एक पॉइंट पर जो है कंसंट्रेट रहता है। लेकिन अगर मैं एक कंपाउंड पेंडुलम की बात करूं, कंपाउंड पेंडुलम को हम बताते हैं कि उसका जो मास होता है कंपाउंड पेंडुलम का, वो पूरे बॉडी में जो है क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। क्या रहता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ कर सकूं, देखिए एक कंपाउंड पेंडुलम को मैं इस टाइप से जो है ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस कंपाउंड पेंडुलम के लिए क्या होता है कि इसका जो मास होता है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एक पॉइंट पर फिक्स्ड नहीं रहता है जैसे यहाँ पर था। और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ये प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं होता है जो सिंपल पेंडुलम होता है, लेकिन कंपाउंड पेंडुलम प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। कैसे? अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो यहाँ पर होगा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यहाँ पर होगा, और ड्यू टू ग्रेविटी इस पर जो है एक फोर्स हमारा जो है लगेगा। और वो फोर्स हमारा क्या होगा, अगर मैं इस जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम की अगर मैं मास की बात करूँ तो उसको मैं मान लेता हूँ m है। तो इस मास m पर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी g है ना, ड्यू टू ग्रेविटी इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg होगा। अब लोगों को पता होगा mg होगा। और मैं जो है इस पेंडुलम को मान लेता हूं कि ये जो है इस पॉइंट पर क्या है, फिक्स है। इसका जो एक्सिस होगा, वो कैसा होगा, देखिए मैं आपको यहां पर आप थोड़ा सा दिखा देता हूं ड्रॉ करके। एक्चुअली में इसका अगर एक्सिस की मैं बात करूं तो ये इस टाइप से होगा, समझ में। आप यहां पर ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये है, ऐसे ये जो बोर्ड है ऐसे सीधा,
ये इसका एक्सिस होगा, और मैंने जो है क्या कर दिया है, ये जो मास है, ये जो पेंडुलम है, उसको मैंने ऐसे इस पर फिक्स कर दिया है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, मैं अगर इसको जो है P और Q मान लूँ, P और Q मान लूँ, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो ये जो पेंडुलम है वो क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो फोर्स इसमें लग रहा है, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, एक बार इधर और एक बार इधर, समझ में, एक बार इधर और एक बार जो है इधर ऑसिलेट करेगा। तो ये जो ऑक्सीलेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन हम क्या करेंगे, इस पेंडुलम के लिए एक टाइम पीरियड काउंट करना यहाँ पर जो है सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम टाइम पीरियड को कैसे काउंट कर सकते हैं। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया। सो गाइस देखिए, कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम हम काउंट करेंगे, जो ऑसिलेशन होगा ड्यूरिंग ड्यूरेशन, और ऑसिलेशन के ड्यूरिंग जो भी हमारा टाइम होगा उसको हम काउंट करेंगे। तो उसका जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो कैसे आएगा, वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें बताया गया है, मैं वही वाला जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को ला करके दिखाऊंगा कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हैं हम। टाइम ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए हमने क्या किया है, जो कंपाउंड पेंडुलम आप लोगों को मैंने समझाया है वही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाया है। क्या है, एक कंपाउंड पेंडुलम है हमारे पास, और उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे है, ठीक, ये सीधा, और ये जो पेंडुलम है वो ऐसे हैंग कर रहा है, जो कि ऐसे आपका जो है ऑसिलेट कर सकता है। और इसका जो एक्सिस है मैंने आपको आपके अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो ये नॉर्मल लगेगा, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में है ऐसा, ठीक, ये है ऐसा। तो पी क्यू को मैंने एक्सिस ले लिया है जो कि रोटेट करेगा। अब यहाँ पर क्या है, एक जी जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने जो है कंसिडर किया है, और हमने ये माना है कि जो ये कंपाउंड पेंडुलम है इसका जो मास है वो आपका क्या है, m है। तो इस ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से इस पर जो है एक फोर्स एक्ट करेगा, वो फोर्स क्या है, mg है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है वो थीटा है। कैसे है, मैंने जो है नॉर्मली अगर मैं एक पेंडुलम की बात करूं, इसको मैं सीधा ऐसे ड्राइव कर सकता हूं, ठीक है, सीधा ऐसे ड्राइव करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, और ये जो है उस पर जो फोर्स लग रहा है mg है। आया समझ में। अब इसका मैं अगर एक्सिस की बात करूं तो ये नॉर्मली सीधा होगा, ऐसा होगा, जब वो कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, जब उसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं है, ठीक, तो उस कंडीशन में कोई एंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा, जैसे इसकी मोशन, अगर मैं इसके ऑसिलेशन की बात करूं, ठीक, जब ये ऑसिलेट करेगा तो उस कंडीशन में इसका जो पोजीशन है वो चेंज होकर के थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बना दिया है कि ये जो है मोशन में जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन में था तो उस कंडीशन में जो एंगल है हमारा वो थीटा बना, ठीक है। अब देखिए, लेट द प्लेन थ्रो द सेंटर ऑफ इनर्शिया g एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये जो g है वो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। मैं अगर बात करूं तो यहां से अगर मैं डिराइव करूं इसको, ये देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर ही बनेगा, ठीक। द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू o, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक्सिस है जो कि o से आपका क्या हो रहा है, पास हो रहा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वर्टिकल o, ये इस पॉइंट को हम मान लेंगे OA, और ये जो आपका ऑसिलेशन के लिए जो ग्रेविटी है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। एंड द लाइन OG, द इम्प्रेस्ड फोर्सेस ऑन द बॉडी आर, तो इस बॉडी पर जो भी आपका फोर्स लगेगा वो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें नंबर फर्स्ट है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली थ्रू O। ये जो mg है वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है इस O के थ्रू। देखिए ये वर्टिकली एक्ट कर रहा है कि नहीं, अगर ग्रेविटी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है आपका ये फोर्स एक्ट कर रहा है mg। उसके बाद दूसरा जो है द रिएक्शन ऑफ द एक्सिस एट O, तो ये जो एक्सिस है इस एक्सिस का एक रिएक्शन भी वर्क करेगा यहाँ पर, और वो रिएक्शन वर्क करेगा कैसे, उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। जैसे ये हमारा फोर्स ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, और जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन फोर्स जो होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक। लेकिन मैं अगर नॉर्मली बिना विदाउट ऑसिलेट की टाइम बाकी बात करूँ तो एकदम ऐसे सीधा होगा, और जो भी ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा और जो रिएक्शन जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, ठीक।
लेकिन यहाँ बॉडी क्या है आपका, ऑसिलेशन में है, तो उस कंडीशन में ये जो फोर्स होगा वो इस टाइप से होगा और दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, बॉडी जो है ऑसिलेट कर रहा है तो इस पर जो है एक टॉर्क वर्क करेगा। टॉर्क होप कि आप लोग जानते होंगे, जो टॉर्क है, टॉर्क उसमें जो है एक टॉर्क वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिया है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू। तो हमें यहाँ पर लेना है अब एक मूवमेंट। मूवमेंट को कैसे देखिए, टॉर्क यहाँ पर वर्क करेगा। टॉर्क को मैंने आप लोगों को बताया था, टॉर्क वो फोर्स होता है, फोर्स का वो टेंडेंसी होता है जो कि उस बॉडी को रोटेट करता है, ठीक है, वो टॉर्क होता है। नॉर्मली हम अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में हम फोर्स बताते हैं, लेकिन वही अगर मैं एंगुलर की बात करूं, रोटेशन में, रोटेशनल मोशन में आ जाऊं तो इसका सिमिलर जो क्वांटिटी होता है वो हमारा होता है टॉर्क। दोनों ही सिमिलर है, ये लीनियर के लिए यूज करते हैं, ये रोटेशन के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर जो टॉर्क होता है, नॉर्मली अगर मैं फॉर्मूला वे में बात करूं टॉर्क की, तो वो टॉर्क इज इक्वल टू होता है जो आर होता है, कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनटू फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमारा होगा इसमें, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है तो फोर्स हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉ इज इक्वल टू आर इंटू एफ होता है। अब यहां पर भाई ये जो टॉर्क है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये भी तो समझना है। टॉर्क किसके वजह से है भाई, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो है टॉर्क लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है। अब देखिए, तो फोर्स टॉ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, टॉ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए एफ हमारे पास क्या है, mg है, एफ इज इक्वल टू mg, और जो r है वो हमारा क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब गाइस यहां पर देखिए, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज दैट कि ये हमारा r है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ मैंने लिया है, इस लेंथ को अगर मैं बात करूं, इसको मैं अगर h काउंट कर लूं, तो with the help of trigonometry we can easily find the value of r। ये जो r है, इस r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा mg, और ये जो r है, r का वैल्यू हो जाएगा h sin थीटा, h sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके ये वाला वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये आया हमारा mg h sin थीटा। होप कि आप लोगों को जो टॉर्क इस पर वर्क कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम कैसे काउंट करेंगे आपको समझ में आ गया। अब यहां पर सबसे बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सामने ये हो सकता है कि जो माइनस है ये कैसे आया, ये माइनस है ये कैसे आया। मैं अगर बात करूं, ये बॉडी रोटेट कर रहा है आपका, अगर टॉर्क इस पर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका डायरेक्शन होगा वो आपका इधर है, ठीक, डायरेक्शन इधर है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपका कुछ ऐसा है। तो दोनों ही आपके क्या है, अपोजिट है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन हियर। तो हमें यहां पर एक नेगेटिव साइन लेना है। तो इसको होप कि आपको ये जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर बात खत्म नहीं होती है, बात यहां पर यह है, देखिए टॉर्क इस पर अप्लाई हो रहा है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। जो रिजिड बॉडी है इसको हम एक रिजिड बॉडी ही कंसीडर करेंगे। तो जो रिजिड बॉडी है इसको हम रोटेशनल मोशन के अंडर में जो है स्टडी कर रहे हैं, समझ में आ। तो जब रोटेशनल मोशन होता है, नॉर्मली हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ रखा है। इनर्शिया जब हम नॉर्मली लीनियर की बात करते हैं तो इनर्शिया, लेकिन जब रोटेशनल मोशन की हम बात करते हैं तो वहां आ जाता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों ही सिमिलर वर्ड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां क्योंकि ये बॉडी रोटेट कर रहा है, इस पर टॉर्क है, मोशन में है, तो इस पर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वर्क करेगा। और आपको पता है कि जो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रिलेशन आता है, वो हमारा क्या आता है, टॉ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जो कि हम लोगों को पता है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड यहां पर जो है क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इनकी कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, तो दोनों को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो सेकंड हमारा आया था, अगर उन दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा तो हमें यही मिल जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एच साइन ऑफ थीटा। तो यहां से देखिए जो आई है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू आप लोगों को पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर। ठीक, ये होता है।
और जो अल्फा है वो जो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। और एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर मैं डेरिवेटिव फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आपका क्या है? थीटा है। इज इक्वल टू एम जी एच साइन थीटा, माइनस साइन रहेगा आपका साथ में। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एच जी अपॉन के स्क्वायर। और गाइस देखिए ये जो साइन थीटा है, ये जो एंगल है थीटा हमारा, ये बहुत ही छोटा है, ठीक, वेरी स्मॉल। तो जब बहुत छोटा होगा तो हम साइन थीटा को पूरा कंसिडर ना करके यहाँ पर हम जो है सिर्फ थीटा ले लेंगे। अब क्या कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक। अब आप लोगों को पता है एक रिलेशन है हमारे पास कि अगर कोई बॉडी है उसका अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है और उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो जो है आपका क्या है? थीटा है, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। तो उस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, उसका अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो वो आ जाता है हमारा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, बताया था एक्सेलरेशन है, सो d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर में लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये भी d2 थीटा है, ये भी d2 थीटा है, तो हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम 3rd और 4th को कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th ओमेगा स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा, ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि थीटा से थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, तो ओमेगा का माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एच जी अपॉन के स्क्वायर। अब ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट एच जी अपॉन के स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ओमेगा आ गया, ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा को हम क्यों यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी एक, क्योंकि बॉडी जो है रोटेट करती है तो उस कंडीशन में उसका एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। और जब एंगुलर वेलोसिटी इसमें है तो उस कंडीशन में हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि जो 2 पाई अपॉन ओमेगा है वो कहाँ से आ रहा है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर अगर मैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला निकाल लूं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाता है। अब गाइस डिस्टेंस नॉर्मली हमारे पास क्या है भाई, ये बॉडी अगर एक बार रोटेट करता है, मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक, घूम रहा है, तो एक बार घूमने से कितना जो है रेडियन का एंगल बनाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है भाई, यहां पर ये देखो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो अगर ये पूरा एक चक्कर लगा देता है, एक राउंड लगा देता है, हम तो इसी की बात करते हैं ना, जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता क्या है भाई, एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लिया है वो होता है उसका टाइम पीरियड। तो यहां जो ये है हिंदी में इसको आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक। तो जो टी है वो डिस्प्लेसमेंट, भाई कितना, एक चक्कर लगा रहा था, एक चक्कर में कितना रेडियन भाई 2 पाई। और जो एच है वो आपका क्या है, स्पीड है या फिर वेलोसिटी है। वेलोसिटी यहां पर कौन सा यूज होगा, एंगुलर वेलोसिटी यूज होगा, जो कि हमने देख रखा है ओमेगा है। तो इसीलिए t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा फॉर्मूला हमारा आता है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जब वैल्यू हम t का निकालना है, क्योंकि 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू जब यहां पर हम रख देंगे तो देखिए कैसा होगा। देखिए यहां से हम लिख सकते हैं सिंस टाइम ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन, तो क्या होता है, t इज इक्वल टू, अभी देखा हमने 2 पाई अपॉन ओमेगा, वैल्यू रखिए 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एच जी अपॉन के स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट के स्क्वायर अपॉन एच जी। तो यही आप लोगों के क्वेश्चन में भी था कि इस चीज को आपको जो है फाइंड आउट करना है, किस लिए, टाइम ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। देखिए कंप्लीट ऑसिलेशन की मैं अगर बात करूं तो वो क्या होता है उसे भी आप लोग एक बार समझ लीजिए। जैसे ये बॉडी है, ये रोटेट करता है, यहां से रोटेट करना स्टार्ट करता है, ये पहले इधर गया, यहां से यहां तक आया, फिर यहां तक आया, मतलब यहां तक आते यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां पर आया, फिर यहां से यहां पर आया, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। तो इस एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है वो हम कंपाउंड पेंडुलम के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे आ गया टाइम पीरियड जो कि हमें से पूछा गया था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसी
कंपाउंड पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है, टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन है, इसके हेल्प से अगर बोला जाए कि एक सिंपल पेंडुलम के लिए आप फॉर्मूला ड्राइव करो तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जो सिंपल पेंडुलम होता है वो कैसा होता है, इस टाइप से हम देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। और मैं अगर इसकी ऑसिलेशन की बात करूँ तो मान लीजिए एक सर्टेन टाइम पर जो है बॉडी का जो बॉडी है वो यहाँ पर है, ठीक। और इसका ये जो स्ट्रिंग है, जो मासलेस स्ट्रिंग है, उसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो लेंथ है वो आपका क्या है, एल है, ठीक। तो कहने का मतलब इसका भी जो लेंथ हो जाएगा वो एल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई, और जो के स्क्वायर है, के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा क्या होता है, I इज इक्वल टू एम इंटू के का स्क्वायर, और के स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो I अपॉन एम हो जाता है। तो मैं इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट के स्क्वायर की जगह पर I अपॉन एम जी एच हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं ये I क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये जो पेंडुलम है, ये जो सिंपल पेंडुलम है आपका, इस सिंपल पेंडुलम की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम कैसे काउंट कर सकते हैं। देखिए इसका अगर इस बॉडी का मास हमारा m है, ठीक, और इसके जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, l है, तो m इंटू एल का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस ही होता है हमारा, ठीक। तो यहाँ से ये l है तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो I की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ml स्क्वायर रख सकते हैं। अब देखिए h है, ये जो h है वो आपका क्या है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका डिस्टेंस हमने h काउंट किया था। तो वही अगर मैं इसकी बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसकी जो भी ये जो बॉडी होता है, हमने सिंपल पेंडुलम में बता रखा है कि जो भी मास होता है वो एक पॉइंट पर फिक्स रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है पूरे बॉडी में, एक पॉइंट पर फिक्स होता है। तो यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यही पॉइंट है उसका। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने यहां पर h देखा था। तो यहां ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, l है। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, सिंपल ही देखिए, सिंस यहां तक लिखने के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस यहां पर देखिए ऐसे पुट h इज इक्वल टू l एंड यहां जो k स्क्वायर था, के स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट करते हैं सिंपली I अपॉन एम। तो जब के स्क्वायर के प्लेस पर I अपॉन एम पुट करें और जो L है, L के प्लेस पर हम जो है H के प्लेस पर हम जो है L पुट करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला डिराइव होगा मिलेगा लास्ट में, तो T इज इक्वल टू 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट I के प्लेस पर क्या बोला था, I अपॉन एम, ठीक है। और I के प्लेस पर देखिए यहाँ पर I के प्लेस पर जब आप जो है यहाँ पर क्या पुट करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो I इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, ml स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये तीन वर्क आपको यहाँ पर करना है। तो I के प्लेस पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, डायरेक्टली ml स्क्वायर, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, G इंटू एच के प्लेस पर मुझे क्या पुट करना है, L से L कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट L अपॉन जी। और होप कि आप लोगों को ये भी पता है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो कंप्लीट ऑसिलेशन के टाइम होता है वो हमारा T इज इक्वल टू 2 पाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट L अपॉन जी होता है। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आज का आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।